गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। सो इन द लास्ट क्लास स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जिसको कि हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है बच्चों उसको आज देख लेते हैं एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स में हमने इसके फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था। हम जान रहे थे बच्चों स्टोरी किसकी, अ यंग गर्ल एंड हर नेम इज मृदु। मृदु एक लड़की है जो कि एक दिन बच्चों अपने आंटी के घर जाती है और वहां पे उसको अपने दो कजन्स मिलते हैं जिनका नाम है रवि एंड मीना, और एक और कजन है जिसका नाम लल्ली भी है। ठीक है बच्चों, उसकी आंटी का नाम क्या था। उसकी आंटी का नाम था रुक्कुमणि। और जैसे ही वो घर में एंटर करती है, रवि और मीना उसे खींच के अपने साथ ले जाते हैं, जिसपे कि वो प्रोटेस्ट करती है कि एक बार मुझे अपनी चप्पल्स उतारने दो। और जब वो अपनी चप्पल्स उतार रही होती है, स्लीपर्स उतार रही होती है, वो वहां पे क्या देखती है बच्चों, एक और पेयर ऑफ स्लीपर्स देखती है जो ब्लैक कलर्स के होते हैं। और स्टूडेंट्स, रवि और मीना मृदु को कहाँ खींच करके ले गए थे, वो उसे अपने बैकयार्ड में ले जाते हैं, जहां पे कि हम देखते हैं एक छोटी से किटन को, एक बिल्ली का बच्चा वहां होता है, जिसको कि वो अपनी दादी माँ से छिपा कर रख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी दादी माँ ये कहती थी कि अगर यहाँ पे तुमने किसी भी जानवर को रखा तो वो उसको किसको दे देंगी, पद्दू मामा को दे देंगी। इसलिए वो उसको वहां पे छिपा के रखा करते थे। क्लियर है बच्चों। और आप देख रहे हैं कि उसको उन्होंने किस पे रखा था, एक पुरानी जो फ्लैट सॉकर बॉल थी जो फट रखी थी, उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी सेंड रखी और उसके ऊपर किटन को रखा बच्चों। और उसको खाने पीने के लिए वो किस में दे रहे थे, एक कोकोनट शेल में वो खाने पीने के लिए उसको मिल्क वगैरह दे रहे थे। इस पे रवि बताता है, रवि थोड़ा गुस्से में ये कहता है कि हमें जो हमारे एडल्ट्स हैं, एल्डर्स हैं, वो सब हमें हमेशा सिखाते हैं कि वी शुड बी काइंड टू ऑल द क्रिएचर्स। लेकिन जब हम ये काइंडनेस इन क्रिएचर्स के टूवर्ड्स दिखाते हैं, तो फिर यही एल्डर्स जो हमें ये चीज सिखा रहे थे, वो क्या करते हैं, वो हमें डांटने लगते हैं कि तुम क्यों इनको लेकर के घर में आ जाते हो। ठीक है, तो इस डुअल बिहेवियर को लेकर वो थोड़ा अपना जो एंगर है उसको शो करता है, और साथ ही बताता है कि उसे कितनी मुश्किल हुई उस किटन के लिए, उस बेबी किटन के लिए खाना लेकर के आने के लिए, जब वो मिल्क लेने जा रहा था किचन में, और वहां पे उसको पार्टी यानी कि उसकी दादी देख लेती है, तो उसे वो मिल्क खुद पीना पड़ जाता है, थोड़ा सा उन दादी को ये दिखाने के लिए कि वो मिल्क और किसी के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए ले जा रहा है। ठीक है बच्चों, फिर वो कैसे कैसे करके फटाफट से मिल्क लेके आता है, कोकोनट शेल में डालता है और वापस से उस टम्बलर को ले जाके धो करके किचन में रख देता है। तो ये सारी चीजें हमें रवि बताता है ताकि दादी को शक ना हो सके उनपे। और फिर उसके बाद रवि थोड़ा सा हिस्ट्री का एक लेसन जो है, ज्ञान जो है वो देने लग जाता है दोनों को, मृदु को और मीना को, जिसमें वो एक क्या बताता है कि हमने इसका नाम रखा है महेंद्र। महेंद्रन हमने किटन का नाम रखा है, और ये महेंद्र नाम कहाँ से लिया गया है, जो ओल्ड पल्लवा किंग हुआ करते थे, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, उनसे इसका नाम लिया गया है। और फिर ये नाम रखने के पीछे की वजह भी वो सारी समझाता है कि किस तरह से वो ये कहता है कि इसका नाम महेंद्र लिखने के पीछे की वजह ये है कि तुम इसके बालों को यानी कि इसके फर को बड़े ही ध्यान से देखो। क्या ये कैट कुछ ऐसे नहीं लग रही कि ये लायंस के ब्रीड से हो। और ये लायंस कौन थे, ये लायंस थे पल्लवा किंग्स के लायंस, जो अपने एम्बलम में जिन लायंस की आकृति को वो यूज किया करते थे, क्या ये उनसे नहीं मिल रही। तो हो सकता है कि शायद ये कैट उन्हीं की वंशज हो। तो ये इस तरह के डॉट्स कनेक्ट करने लग जाता है बच्चों, जो रवि था। और वो फिर ये बताने लग जाता है कि जो ये कैट है, ये कैट कौन है, ये कैट गॉडेस रही होगी जिसकी कि मिस्र के लोग पूजा करते थे। और एक बार ऐसा हुआ होगा कि महाबलीपुरम के जो किंग्स थे, पल्लवा किंग्स, ये मिस्र के रास्ते से होते हुए उनके जहाज मिस्र पहुंचे होंगे, और गलती से वो कैट गॉड का जो भी बच्चा होगा, वो गलती से उनके शिप में आकर के छिप गया, और वो वहां से वापस इंडिया आया। और इंडिया में ऐसे करते करते उसकी फैमिली आगे बढ़ी, और उसी फैमिली का एक पार्ट कौन है, ये किटन है जो कि उन्हें मिला है। क्लियर बच्चों। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, महेंद्र वर्मन, इसका नाम रखा गया है।
इस पे मृदु कहती है कि चलो हमें इस सब से क्या लेना देना है, जो भी तुम्हें हमें हम जो भी तुम ये हिस्ट्री का पार्ट हमें पढ़ा रहे हो, हमें ये सब से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अब ये देखना है कि हम किस तरह से इस कैट का ध्यान रख सकते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक बहुत ही चुभने वाली आवाज आती है विंडो के अंदर से, जिसपे वो सब देखते हैं कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि बच्चों किसकी होती है। वो जो लल्ली थी वो उसकी वायलिन क्लासेस चल रही होती हैं और उसको जो उसके मास्टर होते हैं, म्यूजिक मास्टर होते हैं, वो सिखाने आए रहते हैं और वायलिन बजा रही होती है जो लल्ली होती है। लेकिन उसको क्योंकि शी वॉज अ न्यू कमर, उसको अच्छे से बजाना नहीं आता, इस वजह से बहुत ही बुरी साउंड निकलती है, जिससे कि जो हमारी किटन थी, महेंद्रन था, वो डर के क्या हो जाता है, वो डर के उछलता है और सीधा कहाँ पे जाके गिरता है बच्चों, रेड चिल्ली वाली प्लेट में जाके गिरता है, जिससे उसको काफी मिर्च भी लगने लगती है। जिसपे रवि ये कहता है कि लल्ली कभी भी चलाना नहीं सीख पाया, वायलिन प्ले करना नहीं सीख पाएगी। ये इस तरह की आवाज को कंपेयर, वायलिन की आवाज को कंपेयर करता है ट्रेन की आवाज से। क्लियर बच्चों, यहां तक हमने लास्ट क्लास में भी देख लिया था। अब आ जाते हैं बच्चों स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। Mridu crept up to the window. Lally was sitting little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. मृदु झांक करके देखती है कि आखिरकार लल्ली ऐसा क्या कर रही है और किस तरह से वायलिन बजा रही है। तो देखती कि मृदु ने लल्ली ने वायलिन को थोड़ा अजीब ऑकवर्ड वे में पकड़ा हुआ है और अपनी एल्बोज को आगे पीछे करते हुए पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो उसे बजाने की कोशिश कर रही है। इन फ्रंट ऑफ हर विद द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और उसे अपने सामने कौन दिखते हैं, जिनकी की कमर ही कमर उसको दिखाई देती है, वो कौन थे, म्यूजिक मास्टर उसे दिखाई देते हैं। He had a mostly bald head with a fringe of oiled back hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. ठीक है बच्चों, उसे ब्लैक म्यूजिक मास्टर दिखाई देते हैं, जिनका कि आधे से ज्यादा जो सर था वो कैसा था, बॉल्ड था, यानी कि वो गंजे थे और उनके जो छोटे छोटे बाल बचे हुए थे उन पे उनको बहुत ज्यादा तेल वगैरह नजर आ रहा था। अ गोल्ड चेन gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. और उसके साथ ही उनके गर्दन पे एक गोल्ड की चेन दिखाई नजर आती है और एक डायमंड रिंग उनके हाथों में दिखती है, जब वो उनके हाथों को देख रही होती कि किस तरह से वो वायलिन के स्ट्रिंग्स को प्ले कर रहे थे। अ लार्ज फूट स्टक आउट फ्रॉम द बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्ट्रॉनी बिग टो। और वो ये भी देखती है कि किस तरह से वो अपने फुट को बीट कर रहे थे, क्योंकि म्यूजिक प्ले करते हुए जैसे बीट करते हैं ना, बीट महसूस करने के लिए। तो देखती है कि अच्छा, इनका एक बड़ा सा बिग टो भी है। और फिर वो रियलाइज कर पाती है कि शायद जो बाहर आउटसाइड द स्लीपर शी हैड सीन आउटसाइड वर नन अदर देन द मास्टर्स स्लीपर्स, यानी कि जो स्लीपर्स थे वो मास्टर के ही थे। He played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. तो इसमें बता रहे हैं बच्चों, जो मास्टर होते हैं, म्यूजिक मास्टर होते हैं, वो कुछ नोट्स प्ले करते हैं और लली उन नोट्स को प्ले करते वक्त बहुत घबरा रही होती है, उसे हेल्पलेस महसूस हो रहा होता है। और यहाँ तक कि जो वायलिन था वो भी कैसा लग रहा होता है हमें, अनहैप्पी इन हर हैंड्स। हमें ऐसा लगता है कि वायलिन भी उसके हाथ में रहकर खुश नहीं है, क्योंकि वायलिन को भी सही तरीके से प्ले नहीं किया जा रहा है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से लल्ली अपने मास्टर से वायलिन सीख रही है। और जिस तरह से बताया गया था मास्टर की डिस्क्रिप्शन, वो आधे बाल्ड हैं और पीछे से उनकी एक चुटिया है, ठीक है बच्चों, एक पोनीटेल है, उन्होंने डायमंड रिंग पहनी हुई है और गले पे उनके गोल्डन चेन है। और मृदु, रवि और मीना बाहर से झांक करके लल्ली को देख रहे हैं और वो साथ ही साथ उसकी देख पा रहे हैं कि कितनी मिजरेबल फील कर रही है लल्ली, क्योंकि उसे वायलिन प्ले करना नहीं आ रहा है। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, रवि कहता है कि कितना ज्यादा अंतर है दोनों के वायलिन प्ले करने के तरीके में। जब लल्ली वायलिन को प्ले कर रही है तो ऐसी आवाज आ रही है जिस तरह से ट्रेन गंदी सी आवाज निकालती है, एक स्क्रीचिंग आवाज निकालती है, नॉइज क्रिएट करती है, उस तरह से आवाज आ रही है। लेकिन जब म्यूजिक मास्टर इस वायलिन को प्ले कर रहे हैं तो उनके जो नोट्स है बच्चों वो इस तरह से हवा में फ्लोट कर रहे हैं, इतने स्मूथली फ्लोट कर रहे हैं और इतने अच्छे से फिट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेन के जो टायर्स होते हैं वो ट्रैक्स में जिस तरह परफेक्टली फिट होके आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से म्यूजिक मास्टर का म्यूजिक भी उन्हें ऐसे ही महसूस हो रहा है, स्मूथ महसूस हो रहा है। इट वॉज लाइक द ये हो गया। Mridu stared at the huge, bay-ringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. और मृदु का सारा ध्यान किस पे था? मास्टर के हाथों पे था, जो ये वायलिन को प्ले कर रहा था, वायलिन के स्टेम को पकड़े हुआ था और उसे प्ले कर रहा था। Squawk, there was Lally derailing again, और फिर से लली प्ले करती है और वही पुरानी नॉइज वो क्रिएट करती है। अम्मा came a wail from the gate. अम्मा ओ Ravi sent the beggar away, cried his mother from the back veranda. तभी वहां पे अम्मा की एंट्री होती है। अम्मा पीछे दरवाजे से आती हैं और कहती हैं कि रवि, जो ये बैगर घर पे आया हुआ है, ये बैगर यानी कि बच्चों भिखारी, भीख मांगने वाला जो घर पे आया हुआ है, इसको तुम भगा दो। Where she was chatting with Tapi, जहाँ पे वो टापी के साथ बात कर रही थी। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. तो यहाँ पे पाती तापी से कहती हैं कि ये जो बैगर है ये रोज ही हमारे घर पे आ रहा है भीख मांगने, अब आज इसको यहाँ से भगा दो। अब इसे कहो कि कहीं किसी और घर में जाके आज ये भीख मांगे। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना भी रवि के साथ बाहर की तरफ जाते हैं। क्यों जा रहे हैं बच्चों? वो उस बैगर को भगाने के लिए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। जो बैगर है वो पहले से ही गार्डन में एंटर कर चुका था, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और इस तरह से वहां पे आराम से बैठ गया था गार्डन में, जैसे कि खुद के घर में बैठा हो। ही हैड स्प्रेड, आप कह सकते हैं क्वाइट एट होम का मतलब बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, कंफर्ट के साथ वो वहां पे आराम करने लग गया था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. इस तरह से जब उन्होंने बैगर को देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि बैगर ने क्या किया है बच्चों, अपने ऊपर के कपड़े यानी कि जो उसने शर्ट वगैरह जो भी पहनी होगी वो उतार दी थी और कहाँ पे लटका दी? नीम ट्री पे, जो नीम का पेड़ था उस पे लटका दी, और उसके ट्रंक, ट्रंक होता है बच्चों पेड़ का जो तना होता है, उसके सहारे पे वो आराम से लेट गया और हम कह सकते हैं स्नूज यानी कि एक झपकी लेने की कोशिश कर रहा था, आराम करने की कोशिश कर रहा था, जब तक कि जो चीजें उसने मांगी हैं उन्हें भीख कहा जाएगा। वो आर्म्स जब तक उसके घर वाले भीख लेकर के बाहर आते हैं, उसके लिए कुछ खाने के लिए बाहर लेकर के आते हैं, तब तक वो सोचता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। रवि आता है और वो कहता है गो अवे, यहाँ से चले जाओ। सेड रवि स्टर्नली, माय पाती सेड इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और ये कहता है कि मेरी मदर ये कह रही हैं कि तुम अब किसी और घर से जा करके मांगो, क्योंकि हम लोग हमेशा तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ दे रहे हैं। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. जो बैगर था वो अपनी आंखें खोलता है, और वाइड का मतलब आंखें बड़ी करना, आंखें बड़ी करके सबको, जितने भी वो बच्चे थे, मीनू, मृदु एंड रवि, उनको क्या करता है? गेज करता है यानी कि देखता है। ठीक है स्टूडेंट्स। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. और लास्ट में वो कहता है कि जो इस घर की औरतें हैं वो काफी क्या हैं?
दे आर वेरी काइंड, बहुत ज्यादा दयालु हैं, क्योंकि वो रोज मुझे खाना कुछ ना कुछ दे रही हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर होल वीक, मतलब पूरे हफ्ता मैं अपने शरीर को फीड कर पाया हूँ, खाना दे पाया हूँ सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि वो आज मुझे इस तरह से भगा दे रहे हैं। ही रेज टर्न मी अवे का मतलब होता है बच्चों भगा देना, ठीक है, जैसे आप किसी को देख करके भगा देते हैं कि चले जाओ यहां से, उसी को कहेंगे बच्चों भगा देना, टर्न मी अवे। ही रेज हिज वॉइस, और वो अपनी आवाज तेज करके चिल्लाने लगता है, अम्मा अम्मा, उसको ऐसा लगता है शायद ये बच्चे उसके साथ मजाक कर रहे हैं। Said his wail might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth-stained brown and beetle chewing. फिर बताते हैं कि जो उसकी आवाज है वो थोड़ी सी कैसी लग रही थी, फीबल यानी कि कमजोर लग रही थी, क्योंकि उसने कुछ अच्छे से खाना वगैरह नहीं खा रखा था, लेकिन फिर भी वो एक काफी मोटी आवाज बाहर निकालता है और चिल्लाता है अम्मा अम्मा। और जो फिर उसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है बच्चों की, जो उसके चिल्लाते वक्त उसके मुंह से जो उसके टीथ वगैरह है, दांत वगैरह दिखाई दे रहे थे, जो कि स्टेन हो रखे थे, यानी कि स्टेन का मतलब है उनमें दाग लगे हुए थे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें खाता होगा, सुपारी वगैरह ये सारी चीजें वो खाता था। देखो यहाँ पे लिखा भी है स्टूडेंट्स, बीटल बीटल होती है आपकी सुपारी, सुपारी खाने की वजह से उसके दांतों में दाग वगैरह लग गए थे। च्यूइंग मतलब चबाना, ही वॉज च्यूइंग बीटल्स। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुक्कुमणि। रुक्कुमणि क्या कहती है बच्चों? जैसे ही वो आवाज सुनती है बैगर की, जब वो अम्मा अम्मा चिल्लाता है, तो रुक्मिणी कहती है कि रवि इसे कह दो कि हमारे किचन में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और यहाँ पे वो वापस से ना आए। टेल हिम दैट शी काउंटेड फेड अप, और वो ऐसा कहती है कि मैं इससे थक चुकी हूँ, बार बार इसे खाना खाना देख देख करके मैं इससे फेड अप हो चुकी हूँ। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. रवि को जो बात उसकी मदर ने कही थी वो दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो भी वॉइस थी मदर की वो सारी सबको क्लियरली ऑडिबल थी, और सब लोग वहां पे उस आवाज को सुन पाते हैं, इंक्लूडिंग द बेगर। बेगर भी वो बात सुन लेता है और वो उठता है वहां से और जाने लगता है। आई विल गो, ही सेड वेरीली, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। पर वो ये कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बस मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे क्या करने दो, रेस्ट करने दो। द सन इज सो हॉट, द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड। वो कहता है कि सन बहुत ज्यादा हॉट है, मतलब बहुत गर्मी हो रही है अभी, और जो रोड पे बच्चों जो तार होता है ना, कोल तार जो होता है, वो क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रखा है और बहुत ज्यादा हीट वहां से जनरेट हो रही है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है बच्चों कि मेरे पैरों में ऑलरेडी क्या आ चुके हैं, छाले आ चुके हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. फिर वो अपने पैर आगे स्ट्रेच करके दिखाता है कि किस तरह से पिंक कलर के पीलिंग ब्लिस्टर्स यानी कि जो फटे हुए छाले हैं वो उसको उसके पैरों में आ चुके हैं, क्योंकि वो कैसे चल रहा है बच्चों, बेयर फीट यानी कि बिना चप्पलों के, यानी कि नंगे पैर ही वो चल रहा होता है। I suppose he does not have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि। मृदु कहती है कि शायद इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए बेचारा पैदल बिना चप्पलों के ही चल रहा है। मृदु मृदु ये कहती है मीना और रवि से, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि तुम्हारे पास कोई पुरानी पड़ी चप्पलें तो नहीं है घर पे। इस पे रवि कहता है, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, जो मेरी चप्पल हैं वो तो बहुत छोटी हैं, वो इसके पैरों में फिट नहीं आएंगी। एंड आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, अगर नहीं तो मैं इसको अपनी चप्पलें ही दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और उसके पैर मृदु और मीना से भी बड़े थे। द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. बैगर क्या करता है, जो कपड़े उसने उतार के रखे होते हैं उनको शेक कर रहा होता है और अपनी धोती को टाइट कर रहा होता है, क्योंकि अब उसके जाने का वक्त आ चुका था। लेकिन साथ ही साथ वो डर भी रहा होता है जब वो देखता है कि रोड बहुत ज्यादा गर्म हो रही है और उसके पैरों में ऑलरेडी छाले आ रखे हैं।
He needs something on his feet. Meena said, her big eyes filling. It's not fair. मीना कहती है कि उसे अपने पैरों के नीचे कुछ तो चाहिए, हमें इसे कुछ देना होगा पहनने के लिए, और साथ ही साथ उसकी आंखें भी भर आती हैं। आइस फीलिंग का मतलब आंखें भर आती हैं, आंसू आ जाते हैं उसके। इट्स नॉट फेयर, ये सही बात नहीं होगी कि हम इसे ऐसे ही जाने दें। सेड रवि। रवि चुप होने के लिए कहता है, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प। सिर्फ और सिर्फ बड़बड़ाने से कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको हेल्प हम नहीं कर पाएंगे। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड। अगर ऐसे ही तुम बड़बड़ाती रही तो थोड़ी देर में इसके पैर क्या हो जाएंगे, रोड पे फ्राई हो जाएंगे। वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल, सो वेयर डू वी गेट देम। बस इसे क्या चाहिए, इसे हमारी सहानुभूति नहीं चाहिए, बल्कि इसे चप्पल्स चाहिए, और हमें ये सोचना होगा कि हमें वो कहाँ से मिलेंगी। कम लेट्स सर्च द हाउस। चलो घर में चलते हैं और घर को ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो कोई चप्पल हमें मिल जाएगी। ये पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। वो मृदु और मीना को खींच करके घर में ले जाता है। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही वो घर की तरफ जाते हैं, मृदु की नजर वरेंडा में रखी हुई पुरानी सी ओल्ड लुकिंग चप्पल्स पे जाती है, जो कि उसने कब नोटिस करी थी बच्चों, जब वो आई थी। अराइव्ड का मतलब होता है जब वो उस घर में पहुंची थी पहली बार। आपको भी याद होगा, जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो देखती है उन चप्पलों को, और इवन उन चप्पलों पे बच्चों ये निशान भी बने होते हैं, फुटप्रिंट्स के निशान भी बने थे। ये सब भी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said. Picking them up, Midhu and Meena followed him nervously back into the garden. रवि, जैसे कि मृदु उन चप्पल्स की तरफ देखती है, तो रवि भी उन चप्पल्स की तरफ क्या करता है, ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब भी होता है बच्चों टू लुक, देखता है। और वो ये अपने माइंड में सोच लेता है कि ये दीज पेयर ऑफ चप्पल्स आर द परफेक्ट चप्पल्स, यानी कि ये क्या है, परफेक्ट साइज की चप्पल्स हैं उस बैगर के लिए। वो बिना सोचे समझे उनको उठा लेता है, और मृदु मुन्ना भी उसके साथ साथ वापस गार्डन की तरफ जाने लगते हैं। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. रवि उस ओल्ड मैन के सामने चप्पल्स को गिराते हुए कहता है कि लो, ये पहन लो। Wear these and don't come back. इन्हें पहनो और दोबारा कभी यहाँ वापस मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. बेगर भी क्या करता है, स्टेयर्ड का मतलब अगेन वही हो जाएगा बच्चों, घूरना। घूरना या फिर देखना, घूर करके स्लीपर्स को देखता है और फटाफट से अपने टॉवल को अपने शोल्डर पे रखता है, गमछे को, और उन स्लीपर्स को पहन करके वहां से चला जाता है। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और मन ही मन में, मटरिंग का मतलब होता है बच्चों मन ही मन में क्या करता है, एक तरह से उन बच्चों को क्या देता है, वो ब्लेसिंग्स देता है, दुआएं देता है मन में। क्यों दुआएं देता है बच्चों, ब्लेसिंग्स का मतलब हो जाएगा दुआएं देना, क्योंकि वो उसे इतनी हीट में बचाते हैं, उसके लिए स्लीपर्स लेकर के आते हैं। इन अ मिनट ही हैड वेनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट के अंदर वो वहां से गायब हो जाता है, मतलब वहां से चला जाता है। वेनिश का मतलब होता है बच्चों गायब हो जाना। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. म्यूजिक मास्टर थोड़ी देर बाद घर के बाहर आते हैं और उनकी तरफ निराशाजनक रूप से देखते हैं, जो कि क्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और मार्बल्स के साथ यानी कि पत्थरों के साथ खेल रहे थे। उस वक्त बच्चों मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, जब उस समय में बच्चे इस तरह के गेम्स ही खेला करते थे। मार्बल्स वगैरह हो गए, या फिर आपका बॉल से हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सारे गेम्स इस वक्त खेला करते थे, बिकॉज एट दैट टाइम, जब जिस वक्त की ये कहानी है, उस वक्त बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। तो वो बच्चे जो थे वो रियल गेम्स खेला करते थे, ना कि वीडियो गेम्स वगैरह खेला करते थे। ठीक है।
स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. और फिर वो क्या करने लग जाता है बच्चों, अपनी चप्पल को ढूंढने लगता है। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि वो अनअप्रिशिएटिव लुक क्यों देता है, क्योंकि उसे भी पता चल रहा होता है जब वो लल्ली को सिखा रहा था तो ये लोग बाहर से झांक के देख रहे थे और उसका लल्ली का मजाक बना रहे थे। देखिए इस वजह से वो उनसे थोड़ा चिढ़ा हुआ भी रहता है और फिर अपनी चप्पलों को ढूंढने लगता है। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, और जब उसे चप्पल नहीं मिलती फिर वो क्या आवाज करता है, वो लल्ली को बुलाता है। शी हरीड अप टू हिम, वो फटाफट से दौड़ करके उनके पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या बेटा तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं कहीं पे? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं पे ही रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा। और रवि, मृदु और मीना तीनों एक कोने से देख रहे होते हैं कि किस तरह से म्यूजिक मास्टर और लली वो चप्पलों को ढूंढ रहे हैं पूरे वेरेंडा में हर कॉर्नर में। He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वो देखते हैं कि किस तरह से वो झांक झांक के सारी रेलिंग्स में देख रहे होते हैं और झुक झुक के नीचे फ्लावर पॉट्स के नीचे सब जगह वो ढूंढते हैं, लेकिन उनको अपनी स्लीपर्स नहीं मिलती। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying. They cost a whole month's fee, do you know? और साथ ही साथ फिर जब उसको वो चप्पलें नहीं मिलती हैं तो म्यूजिक मास्टर चिढ़ करके बोलने लगता है कि वो ब्रांड न्यू चप्पल्स थी, जबकि बच्चों हम ये सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि वो चप्पलें नई नहीं थी। दे वर नॉट ब्रांड न्यू चप्पल्स, वो पुरानी चप्पलें हो चुकी थी। इवन वो इतनी पुरानी हो गई थी, इतना चल चुके थे उनपे कि वो घिस घिस के उनपे उनके फुटप्रिंट्स के भी निशान दिखने लगे थे। ठीक है, तो इसलिए वो झूठ बोल रहे थे कि वो ब्रांड न्यू थी। और साथ ही साथ वो ये बताने लगते हैं कि मैं उन्हें माउंट रोड से लेके आया था और वो इतनी ज्यादा महंगी थी, कॉस्टली थी, कि उसमें पूरे जो मेरे पूरे मंथ की फीस जो है वो सारी उसमें चली जाएगी। Soon Lily went into to tell her mother. फिर लली अपने घर में अंदर जाके मदर को बताती हैं कि मास्टर की चप्पलें नहीं मिल रही। रुकुमणि अपीयर्ड, रुकुमणि बाहर आती हैं। लुकिंग हरास्ड, मतलब परेशान नजर आ रही होती हैं। विद पाती फॉलोइंग हर, और साथ ही साथ दादी जो होती हैं उनकी पाती, वो भी वहां पे आ जाती हैं। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. वो कहाँ जा सकती हैं, और ये बहुत दुखद बात है कि किसी ने उनको चुरा लिया हो। So many vendors came to the door, worried पाती। पाती कहती हैं कि बहुत सारे वेंडर्स यानी कि सामान बेचने वाले हमारे दरवाजे पे आते रहते हैं, तो हो सकता है उन्हीं में से किसी ने उन चप्पलों को उठा लिया हो। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आज चैप्टर में देखा कि जब मृदु, मीना और रवि बाहर खेल रहे होते हैं, किटन वगैरह के बारे में चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, वो मास्टर को देखते हैं किस तरह से वो लली को ही वॉज टीचिंग हाउ टू प्ले द वायलिन। तभी उन्हें एक बैगर की आवाज आती है, एंड द बैगर वॉज लुकिंग वेरी लेजी, और वो बहुत लेजी था, बहुत थका हुआ भी था। वो वहाँ रेस्ट करता है, और रेस्ट करने के लिए जब उसे वहां से जाने को कहते हैं तो उसके पास बच्चों जाते टाइम क्या नहीं थे, स्लीपर्स नहीं थे। और उनको दया आ जाती है। ऑल दीज चिल्ड्रन ट्राई टू सेव हिम फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, और उसके लिए क्या करना चाहते हैं वो, दे वांटेड टू हेल्प हिम एंड देयरफॉर दे ब्रिंग द स्लीपर्स फ्रॉम देयर होम। लेकिन गलती से वो स्लीपर्स किसकी हो जाती है बच्चों, वो मास्टर की चप्पलें निकलती हैं। और जब जो बेगर होता है वो वहां से चला जाता है, ही गेव देम ब्लेसिंग्स, वो उन्हें ब्लेसिंग्स देता है। बट जैसे ही as the master came out of the class, he saw that his chappals are not there anymore, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, पूरे घर को बुला देता है बाहर की मेरी चप्पलें नहीं मिल रही। तो यहीं पे बच्चों आज हम अपनी स्टोरी को क्या करेंगे, पॉज करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है, क्या मास्टर को उसकी चप्पलें वापस मिल पाती हैं, और अगर नहीं मिलती तो उसे उसे कैसे वो घर जा पाता है या बिना चप्पलों के घर जाता है। ये सारी चीजें जानेंगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में। Students, till then, take care, have a good day, and thank you, students.